नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को विस्फोटक से लदी कार खड़ी मिली थी। इस केस की जांच लगातार उलझती ही जा रही है। इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन जिनका नाम भी शक के दायरे में है, मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी एनआई ने एक मजिस्ट्रेट कार जब्त की है, जिसे गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वैज ने इस्तेमाल किया है। जांच में सामने आया था कि इस मर्सिडीज कार को सचिन वैज ही चलाते थे। यह कार मुंबई पुलिस मुख्यालय में भी आती है। कार धुले में रहने वाले भावसागर नामक व्यक्ति की थी, जिसने बीते माह फरवरी में ही इस कार को एक पोर्टल के माध्यम से बेच दिया था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह कार वजह तक कैसे पहुंची। देश में कोरोना वायरस के मामले पिछले साल की तरह एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश ने भी पड़ोसी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे ने पुणे, औरंगाबाद, नागपुर में पहले ही पाबंदियां लगा कर दी गई थी। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद गुजरात में भी बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों में एक बार फिर ताला लगना शुरू हो गया है। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की है। इससे पहले भी कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री इस तरह से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते रहे। जानकारी के मुताबिक वर्चुअल मोड में होने वाली यह बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई। इस दौरान पीएम मोदी स्थिति का जायजा लेंगे और 2 महीने पहले शुरू हुए देश के टीकाकरण अभियान की प्रगति का आकलन करेंगे। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,000 नए मामले सामने आए और 188 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 17,741 है। इसके साथ ही अब तक देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,14,38,734 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 1,59,044 पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह जारी किया है। इसके अनुसार देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,34,406 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,45,284 है। मंत्रालय के अनुसार 16 जनवरी से देश में शुरू हुई वैक्सीनेशन प्रक्रिया तहत अब तक कुल 3,50,64,536 लोगों की कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद आज होने वाली पार्टी के संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से जानकारी दी है। रामस्वरूप शर्मा की मौत कथित तौर पर आत्महत्या के कारण हुई है। पुलिस को भाजपा सांसद के कर्मचारी ने फोन किया। पुलिस गोमती अपार्टमेंट पहुंची तो वो फंदे से लटके मिले और दरवाजा अंदर से बंद था। हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा। वह वर्तमान में विदेश मामलों की स्थायी समिति और विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य थे। जिनका 2 व 3 दशकों से भी अधिक समय तक बंगाल पर एक छत्र राज रहा, आज वे एक सीट के लिए मोहताज हो रही है। यह कांग्रेस और वाम दलों की दास्तां है। आज़ादी के बाद से लेकर 1977 तक बीच के कुछ वर्षों को छोड़कर कांग्रेस ने बंगाल पर 2 दशकों से अधिक समय तक शासनकाल किया। लेकिन आज हालात यह है कि इसे चुनाव लड़ने के लिए कभी दूर विरोधी रहे वाम दलों और मौलाना के दल से हाथ मिलाना पड़ रहा है। ऐसा हाल माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा का भी है। 34 वर्षों तक सत्ता में रहने वाले और खुद को जाति, धर्म और मजहब को दूर रखकर धर्मनिरपेक्षता का दम भरने वाले कॉमरेडों की आज हालात यह है कि अपना वजूद बचाने के लिए उन्हें अंबाज सिद्दीकी से हाथ मिलाकर चुनावी रण में उतरने से गुरेज नहीं है। आखिर कांग्रेस और वाम दलों का ऐसा पतन क्यों हुआ, यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब बंगाल के सभी कांग्रेस नेता और कॉमरेडों को पता है, लेकिन वे देते नहीं है। रांची आयकर विभाग ने की टीम आज धनबाद, झरिया समेत कई इलाकों में कोयला कारोबारियों के एक साथ बैठक की। इस संबंध में रांची आयकर विभाग की टीम ने कोयला कारोबारियों से पूछताछ की। आयकर विभाग की छापेमारी अभी जारी है।
इस दौरान धनबाद के टेलीफोन एक्सचेंज स्थित कोयला कारोबारी संजय केजरीवाल के यहाँ भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। यहाँ विभाग कोयला कारोबारी से जुड़े कागजातों की जांच की जा रही है। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को जिला परिषद से रैली निकाली गई, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी यानी डीजीएमएस कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मौके पर एसोसिएशन के नेताओं ने बताया कि देश में अधिकतर खदान और माइनिंग सरदार और ओवरमैन सर्वेयर के चलाया जाता है, जिससे काफी संख्या में युवक बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसे में वह लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हैं, जिसके लिए आज रैली के माध्यम से डीजीएमएस को चेतावनी दिया गया कि आने वाले 30 दिनों में माइनिंग सरदार, ओवरमैन सर्वेयर जैसे रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, अन्यथा 30 दिनों के बाद ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही डीजीएमएस प्रबंधन की होगी। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से आग्रह कर रहे हैं कि आज पूरे देश में माइनिंग डिप्लोमा इंजीनियर्स बेकार हो गया। हम 6 साल पढ़ के हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और माइंस जो है बिना सरदार ओवरमैन और सर्वेयर का चल रहा है। इसलिए जितना रिक्त पद है उसको अविलंब उसकी वैकेंसी निकाला जाए 30 दिन के अंदर, ताकि हमारा जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनको रोजगार मिल सके। अगर वो 30 दिन के अंदर वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अगर वो 30 दिन के अंदर में वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन उग्र आंदोलन। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बुधवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, जिससे सदर अस्पताल में मरीजों की इलाज से संबंधित जानकारी ली और उसे बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल में खामियां को दूर कर बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, इस और कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियां कम दिखी, वहीं चिकित्सकों के चैम्बर भी कम थे। इन सब खामियों को दूर करने के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर राजकुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सदर अस्पताल में दवा की भी कमी पाई गई है, जिससे अविलंब दूर करने को निर्देश दिया गया है। सदर अस्पताल का निरीक्षण करता रहता हूँ, पदाधिकारी भी करते हैं, और अभी सदर हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो उसके पहले अगले 6-7 महीने तक, जब तक ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से सुपर स्पेशलिटी नहीं बन जाए, तब तक ओपीडी और अन्य बेसिक सुविधाएं अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। उसके लिए डायरेक्शन मैंने दिया है। जैसे लोगों के बैठने ओपीडी के बाहर वेटिंग हॉल में चेयर्स कम थे, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया। हर डॉक्टर्स जो ओपीडी में बैठ रहे हैं उसके लिए अलग अलग चैम्बर्स थोड़े कम दिखे, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया। मेडिसिन्स कुछ कम दिखे हैं, मेडिसिन्स के बारे में डायरेक्शन दिया गया कि सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार को, सिविल सर्जन को बोला गया है और लगातार इसमें भ्रमण किया जाएगा, औचक निरीक्षण किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि सरायकेला के कुकुड़ प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्ली में आयोजित तुलसीदास रामायण महायज्ञ अनुष्ठान के 8वें दिन धनबाद के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट हेमंत दुबे ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन और गीतों की अमृत धारा देर रात तक लोगों को मन से बांधे रखा। भजन गायक हेमंत दुबे ने हिंदी, बांग्ला व खोटा सहित कई भाषा में गीत प्रस्तुत करके लोगों को खूब झुमाया। बिहार विधानसभा में बुधवार को सवालों के ऑनलाइन जवाब को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच नोकझोंक हुई। मंत्री का कहना था कि विभाग ने 16 सवालों में 14 का ऑनलाइन जवाब दिया है, जबकि अध्यक्ष ने कहा कि 14 नहीं 11 का ही ऑनलाइन जवाब आया है। विधानसभा अध्यक्ष का जवाब सुनकर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि व्याकुल नहीं होना चाहिए, आप दिखावा कीजिए। फिर समाध्यक्ष ने व्याकुल शब्द को वापस लेने की बात कही तो मंत्री बोले कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। इस पर समाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे भी जब सदन की कार्यवाही शुरू करने विधानसभा अध्यक्ष नहीं आए, सभापति नरेंद्र नारायण यादव ने कार्यवाही शुरू की और दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के कोसी कॉलोनी स्थित मां देवता नर्सिंग होम में बुधवार सुबह एक कंपाउंडर की संदेहास्पद मौत हो गई। पिपरा के जोलहनिया वार्ड 3 निवासी संजय का शव पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला। सूचना पर सदर डीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश, सदर थानाध्यक्ष दीनानाथ मंडल और काफी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई।
सदर एसडीपीओ बताया कि पुलिस विभिन्न बिंदुओं से घटना की जांच कर रही है। शव के फंदे से लटकने और बेड से कम ऊंचाई होने के कारण संदेह पैदा कर रहा है। उधर सूचना पर पहुंचे मृतक के भाई रामविलास ने आरोप लगाते हुए कहा कि संजय की हत्या करने के बाद शव को लटका दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को फिर मंत्री रामसूरत राय पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि एक सप्ताह में मंत्री रामसूरत राय के भाई की गिरफ्तारी और परिसर सील नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड में पत्रकारों के साथ बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि इस मामले में मंत्री के भाई ही नहीं, उनके भगिने संजीव भी आरोपी हैं। तेजस्वी यादव ने पुलिस डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि परिसर का मालिक हंसलाल राय को बताया गया है। उन्होंने कहा कि वह कहते हैं उनके भाई ही नहीं, भगिने संजीव कुमार पर भी अपराध दर्ज है। तेजस्वी ने कहा कि जो पिकअप बरामद किया है उसका मालिक भी हंसलाल राय ही है। शराब की होम डिलीवरी मंगवाने वालों की खैर नहीं है। शराब का सप्लायर पकड़ा गया तो पुलिस उसके जरिए उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो अपने घरों पर शराब मंगवा रहे हैं। शराब की होम डिलीवरी और तस्करों को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड में है। रेंज आईजी संजय सिंह के निर्देश पर पुलिस की लगभग 1 दर्जन टीमें सभी अनुमंडल में शराब तस्करों की तलाश में खाक छान रही है। इसके अलावा एनटीएफ और शानदास्ता को शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में शामिल किया गया है। होली को लेकर इस विशेष टीम का गठन किया गया। इसके साथ ही पुलिस अब कैरियर बॉय के जरिए उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो शराब का ऑर्डर देते हैं। कैरियर बॉय के मोबाइल नंबरों को भी खंगाला जाएगा। बिहार के भागलपुर जिले के रानी दियारा में एसडीएफ के साथ मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी चंद्रशेखर कपरी और उसका एक साथी मारा गया। इस दौरान भारी संख्या में हथियार भी बरामद किया गया। मुठभेड़ के बाद एसडीएफ ने गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर एसडीएफ की विशेष टीम ने खगड़िया के थाना अलौली साकिनीचरुआ मोरकाही निवासी स्वर्गीय गुनेश्वर सिंह के पुत्र कुख्यात रामविलास सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के जटपुरा गांव में मंगलवार रात बदमाशों ने एक वकील के बेटे को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार वकील का बेटा घर में सो रहा है। इस दौरान बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में वकील के बेटे को 4 गोलियां लगी। आरा के बाबू बाजार के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही खबर अपडेट होगी। बिहार में एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखने लगा है, वहीं शिक्षा विभाग ने बच्चों को बड़ी राहत दी है। विभाग के क्लास 5 व 8 के बच्चों को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए आरटी एक्ट के लिए 10 को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। उपचुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होते ही देवघर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने दी। देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आगामी 17 अप्रैल 2021 को वोट डाले जाएंगे। 23 मार्च से नॉमिनेशन शुरू होगा और उपचुनाव की काउंटिंग 2 मई की होगी और चुनाव की प्रक्रिया 4 मई को खत्म हो जाएगी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।